तो स्वागत है आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। आशा करती हूँ कि आप लोग कैसे हैं, अच्छे होंगे। तो जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें क्या हो गया था कि वॉइस नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम आ गया था। और उसको मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो वीडियो कम से कम 49 मिनट की होगी लगभग, मगर उसमें वॉइस नहीं है तो मुझे वीडियो द्वारा अपलोड करनी पड़ रही है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास में जो एमपी के टॉप 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये क्लास सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो एमपी पुलिस का, एमपी पीएससी प्री का, बाकी एमपी टीचर का, एमपी पटवारी का, एमपी एसआई, यानी एमपी के ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी सारे एमपी के एग्जाम है ना, उन सब के लिए क्लास अति इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि ये सीरीज जब हम लेके आए हैं ना, तो इस सीरीज में कम से कम हम क्वेश्चन रखेंगे, तो इसमें क्वेश्चन रहेंगे आपके लगभग लगभग रहेंगे तो क्वेश्चन 10,000 के लगभग। कितने? 10,000। तो एक दिन में देखो हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा टारगेट इतना तो रहेगा कि कम से कम हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। और जहां तक की होगा कि हर क्वेश्चन की डिटेल लेके चलेंगे हम। तो हर क्वेश्चन की जैसे डिटेल रहेगी, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने एक क्वेश्चन लगाया कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। तो उसका गेहूं का हम पूरा का पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि अगर गेहूं से अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, कब क्या होता है, तो ऐसे ही मैं हर क्वेश्चन की डिटेल कराऊंगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो। और नहीं अच्छी लगती तो आप लोगों की इच्छा है, इतनी जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी पसंद है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। ठीक है, पर बुरा नहीं मानना आप लोग, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा। वो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो यहाँ तक तो कुछ क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पर तो मैं, आप उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर जितनी भी आवाज हो, पर मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ, तो उसमें जितनी आवाज आ रही होगी तो उतने पे देख लेना, बाकी आवाज नहीं है उसमें। ठीक है, अगर पूछ ले गेहूं किस कुल का पौधा है, तो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, वानस्पतिक नाम है। इसके लिए जो वर्षा चाहिए तो 100 सेंटीमीटर से कम और 50 या 75 सेंटीमीटर लिखा आ जाए तो ये आंसर आपका सही रहेगा। ओके, अगर इसकी किस्में पूछ रहे हो, शरावती, लोकमन, सुजाता, कल्याण, सोना और मेक्रोनी है। अगर उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। ओके, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। अगर पूछ ले खाद्यान्न में मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल, तब भी गेहूं लगा के आना। ओके, और सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है इसकी? शरावती है। मध्य प्रदेश का अन्य नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश का अन्य नाम है बाघ टाइगर राज्य। क्या है? टाइगर प्रदेश। क्या है? टाइगर प्रदेश मध्य प्रदेश का अन्य नाम है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो आप लोग ये नहीं घबराना कि ये मैम क्वेश्चन आए हुए हैं कि इतने सरल क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन की जो डिटेल है ना, वो क्वेश्चन को डीप बनाती है। तो कितना भी सरल क्वेश्चन हो एग्जाम में अपन भूलेंगे, वो मुझे पता है कि, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि घर पे बैठ के पढ़ना, घर पे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना और एग्जाम में टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना, बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि उस टाइम इतना प्रेशर रहता है कि एक क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसी चक्कर में उस क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि क्वेश्चन को जितनी बार हो उतनी बार रिपीट करो। ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी कहा है? तो जबलपुर को। किसको कहा है? जबलपुर को संस्कार धानी कहा है। किसने? आचार्य विनोबा भावे ने। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियां। तो जबलपुर क्या है? न्यायिक राजधानी है, संस्कार राजधानी है। कौन? जबलपुर। भोपाल कौन सी है? प्रशासनिक राजधानी है। इंदौर में कौन सी? व्यवसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी। क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उद्योग कहां पर मिलेंगे हमें? इंदौर में। इंदौर के कौन से? पीथमपुर में। इसमें पीथमपुर में।
पीतमपुर। पीतमपुर को भारत का क्या कहते हैं? डेट्रॉइट। क्या कहते हैं? डेंड्रॉइट। क्या कहते हैं? डेंड्रॉइट। क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक उद्योग हैं। कहाँ पर? पीतमपुर में, इसलिए भारत का डेंड्रॉइट किसे कहते हैं? पीतमपुर को। अगर पूछे सिंगरौली को क्या कहते हैं? ऊर्जा राजधानी। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोयला की सबसे मोटी परत, कोयला की सबसे मोटी परत, मोटी परत कहां पर पाई जाती है? सिंगरौली में कोयला की सबसे मोटी परत पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। अगर पूछ ले कोयला के भंडार कहां पर पाए जाते हैं, आपको याद रखना शहडोल में। कहां पर? शहडोल में। अगर आपको लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को डिटेल पढ़ना है तो कमेंट में बता देना कि मैडम मुझे डिटेल में लेके आना, जियोग्राफी, भूगोल और आपका जो हिस्ट्री और आपका जो वो संस्कृति, कला एवं संस्कृति। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो बता देना कमेंट में, मैं सारी क्लासों को डिटेल में रखूंगी और एमसीक्यू क्लासों को अलग रखा करूंगी। ठीक है, तो मैं डबल क्लास कर लूंगी अगर आप लोगों का मन होगा तो। ठीक है, तो मैं इतनी भी मेहनत करूंगी। अब देखते हैं हम पचमढ़ी। पचमढ़ी को कौन सी राजधानी कहते हैं? ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। किसको? पचमढ़ी को। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के किस लिए प्रसिद्ध है? तो पर्यटन के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए। अगर पूछ ले पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है तो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। मैयर को क्या कहते हैं? संगीत राजधानी। क्या कहते हैं? संगीत राजधानी किसे कहते हैं? मैयर को कहते हैं। ओके, अगर पूछ ले जबलपुर मध्य प्रदेश की प्रसिद्धि है तो व्यापार के लिए बिल्कुल भी नहीं है, संगीत के लिए नहीं मैयर है, व्यापार के लिए इंदौर है, पर्यटन के लिए पचमढ़ी है। और पूछ ले जबलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संस्कार राजधानी के लिए। संस्कार राजधानी और न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी क्योंकि यहाँ पर क्या है? हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट, इसलिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का जबलपुर। ओके, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? पीपल है। कौन सा है? पीपल है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। अरे सॉरी 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 सॉरी, गलत, मैंने पीपल लगा दिया। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। क्या है? बरगद। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, गलती हो गई, मैंने देखा नहीं, मेरे को हड़प्पा सभ्यता याद आ रही थी। तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। वानस्पतिक इसका नाम है वो क्या है? फाइकस वेनेलेसिस। क्या है? फाइकस वेनेलेसिस किसका नाम? वानस्पतिक नाम है। ठीक है, अगर इस कौन सी पूछे, अगर इसकी प्रजाति कौन सी है? फाइकस इसकी प्रजाति है। बहुमूल क्षेत्र यानी संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर पूछ ले इसको मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया था तो 1981 में मध्य प्रदेश का क्या घोषित किया गया था? राजकीय वृक्ष। कौन? बरगद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय गान के गायकार कौन है? ठीक है, इसके कौन गायकार? इसको पूछे ना गायकार, तो इसके गायकार है महेश श्रीवास्तव। कौन किसके गायकार है? सुख का दाता सबका साथी सबका यह संदेश है, इसके गायकार कौन है? महेश श्रीवास्तव। पूरा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में गाना सुख का दाता सुख का साथी, ये मध्य प्रदेश का क्या है? मध्य प्रदेश गान है। इसको 26 जुलाई 2011 को इसको क्या किया गया था? राजकीय गान का दर्जा दिया गया। किसका? राजकीय गान का। आप लोगों को याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान कौन सा, वो पूछेगा इसकी घोषणा कब होती है? 26 जुलाई 2011 को। ठीक है, इसकी रचना किसने की है? महेश श्रीवास्तव ने। इसकी रचना किसने की है? महेश श्रीवास्तव ने इसकी क्या की है? रचना की है। ठीक है, अगर पूछे इसके संगीतकार कौन है? सुनील झा। इसको क्या है? इसको संगीत किया, उसको गाया किसने है? वो गाया शांतनु मुखर्जी ने। किसने? शांतनु मुखर्जी ने इसको गाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी सोन चिड़िया है। देखते हैं अभी। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली रोहू है। देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। आइए देखते हैं बारहसिंगा के बारे में। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज। कौन है? दूधराज मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय पक्षी है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महासीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है।
अगर पूछ ले मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, वो सफेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, बारहसिंगा। याद रखना, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, टाइगर मत लगा देना, ठीक है। टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को, जबकि राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय बारहसिंगा। बारहसिंगा कहां पर पाया जाता है, कान्हा में। कहां पर पाया जाता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा आपको बारहसिंगा। अब पूछा है निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार किए। चलिए आजा विचार कर लें। विचार करने में क्या जाता है, देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। वो पूछ रहा है, सही देखना है इसमें। महासीर राज की पक्षी है, और दूधराज राज की मछली है, या बारहसिंगा राज की पशु है। तो बारहसिंगा कौन है, राज की पशु है। मछली कौन है, महासीर। दूधराज कौन है, राज की पक्षी है, ठीक है। अब इसमें सही कौन सा है, डी। कौन सा सही है इसका, डी। केवल 3 आंसर इसका सही है, ओके। अब पूछा है मध्य प्रदेश का राज पशु, अभी बता दिया बारहसिंगा, सिम्मा नहीं सिंगा, ठीक है। चलो अब इसमें पूछा है कि बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम अगर पूछ ले उसने, तो बताना है आपको रूस बस डुआउसेली, ठीक है। रूस बस डुआउसेली किसका नाम है, बारहसिंगा का। किस प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का है। कान्हा कहां पर मिलेगा आपको, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मंडला और बालाघाट में, यानी मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र है। तो ये एरिया है जो मंडला और बालाघाट की ये वाली एरिया मिलेगी, तो यहाँ पर मिलेगा आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर सर्वाधिक क्या मिलेंगे, हमें बाघ मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन, कान्हा। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोगों को याद रखना। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो मैं पूरी क्लास को डिटेल में लेके आऊंगी, ओके। अगर आपको एमसीक्यू देखना है तो एमसीक्यू में पढ़िए, ओके। अगर पूछ ले इसे राजकीय पशु का दर्जा कब मिलता है, 1981 में। किसको, बरगद को। और आपको राज की पशु को, राज की मछली को क्या मिलता है, और राज की पक्षी ने क्या मिलता है 1981 में। राज की मध्य प्रदेश में राज की पशु, राज की वृक्ष और राज की मछली का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। 2017 में कान्हा ने क्या भूसिंगा बारहसिंगा शुभंकर जारी किया था, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में कौन उभरा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे साफ सुंदर शहर है वो है इंदौर। कौन है, इंदौर मध्य प्रदेश का साफ और सुथरा शहर के रूप में उभरा हुआ है। मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो 7 बार क्या ले चुका है, अवार्ड ले चुका है। किसमें, स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश में 7 बार अवार्ड ले चुका है कौन, इंदौर। पूछ ले स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी होती है, कि 2016 में जारी होती है क्या, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है। अगर पूछ ले स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है, वो कौन करता है, स्वच्छता शहरी विकास मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है। आगे चलूं, कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, अभी बताया है दूधराज, ठीक है। इसको फ्लाई कैचर भी कहते हैं, पैराडाइस भी कहते हैं, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टर सिफोनी पैराडाइस। क्या नाम है, टर्प सिफोनी पैराडाइस, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। प्रमुख क्षेत्र कौन से, पश्चिमी मध्य प्रदेश जो सरदारपुर अभ्यारण्य धार में पाया जाता है, और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में क्या मिलता है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी मिलता है। इसे 1981 में क्या मिला है, राजकीय पक्षी का दर्जा मिला है। कब, किसका राजकीय पक्षी का दर्जा, 1981 में। अगला क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का गठन कब होता है। तो मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। अगर पूछ ले 1 नवंबर को क्या बनाते हैं हम, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। क्या बनाते हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं, ओके। आगे चलो, अगर उसने पूछा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कहां पर मनाया जाता है, तो भोपाल में। कहां पर मनाते हैं, भोपाल में, ठीक है।
मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह के बारे में विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्या विचार करना है। तो इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिया गया है कि किससे लिया गया? मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही है। इसमें गेहूं और सोयाबीन की बालियां, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें धान की बाली है मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह में। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राजकीय वृक्ष बरगद को दर्शाया गया, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है? 1 और 3, 1 और 3 दोनों। इसमें क्या है? आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 इसमें सही है। आगे चले। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसे देखते हैं। चिन्ह में सबसे 12, 24 क्या दिया गया कि चिन्ह में सबसे बाहर क्या दिया गया? 24 स्तूप अंकित है, यानी आपके चिन्ह में क्या है? 24 स्तूप बने हुए, ऐसे करके 24 स्तूप बने हुए हैं। किसमें? चिन्ह के बाहर। एक व्रत है तस्करी और विकास की असीम संभावनाओं को दर्शाता है, यानी तरक्की। किसकी? तरक्की और विकास, यानी मध्य प्रदेश में तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं को दर्शाता है। व्रत के भीतर मत क्या लिखा है? मत सत्यमेव जयते, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। व्रत के भीतर कैसे लिखा है? मध्य प्रदेश शासन, इधर लिखा हो सत्यमेव जयते। ठीक है, इसमें गेहूं और किसकी बालियां? धान की बालियां। किसकी बालियां? गेहूं और धान की बालियां मिलेंगी। ठीक है, केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राजवृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। किसमें? आपके राजकीय चिन्ह में क्या? अशोक स्तंभ की आकृति और राजवृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। ठीक है, अभी तेरे मेरे मैथ की प्रॉब्लम है, तो इसको मैं जल्दी ठीक कर लूंगी, तो आप लोग परेशान ना होइए। प्रॉब्लम थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, तो अभी जैसा है वैसे एडजस्ट कर लो। ओके, अगर इसमें क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलें, तो अभी बताया मैंने जस्ट, इसमें कोई डिस्कस नहीं होगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सफेद लिली है, अभी ऊपर बता के आए। अगर पूछ ले राजकीय पुष्प सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम का लिलियम कैडिमम, तो लिलियम लिलियम, तो ऐसे याद रखना, लिलियम कैडिमम किसका नाम है? राजकीय पुष्प का। कुल कौन सा है? लिलिएसी, एक से ही नाम है, लिली से याद रखना, लिलिएसी कुल का पौधा है। ओके, आपको भटकना नहीं है। ये कहां पर मिलेगा आपको? संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलेगा। कहां पर मिलेगा आपको? संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलेगा। मध्य प्रदेश का गठन, यानी अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी है? जब मध्य प्रदेश का गठन होता है उस समय मध्य प्रदेश में कुल संभाग कितने थे? 8 संभाग थे, 43 जिले। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 55 जिले हो गए। कितने हो गए? 10 संभाग और 55 जिले हो गए हैं। ओके, अगर आप लोगों को मेरे कंटेंट पर अगर मेहनत लगे या मेरे क्लास को आप लोगों को अच्छा लगे, तो आप लोग लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हो सकता है कि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं जल्दी लाइव क्लास रखूंगी, और एमपी के जितने भी एग्जाम रहेंगे उन सब के लिए हमारी फ्री क्लास रहेगी, क्योंकि अभी मेरी क्या है, शुरुआती क्लास है, तो इतना ज्यादा कंटेंट नहीं हो पाता है, तो बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है बहुत कंटेंट बनाने में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ठीक है, शेयर करोगे तो आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, उतनी ज्यादा मैं क्लास अच्छे से लेके आया करूंगी, उतना ही ज्यादा अच्छे से समझाऊंगी, और कंटेंट भी रहेगा, और सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री मिला करेगा। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति में देखते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने 8 संभाग और कितने 43 जिले थे। कितने 43 जिले थे। वर्तमान में 10 संभाग और 55 जिले हैं। कितने 10 संभाग और 55 जिले हैं। जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर, रायपुर। ठीक है,
आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं भौगोलिक नीति का अंतिम निर्धारण एवं निर्णय कब किया गया था। मध्य प्रदेश की राजनीतिक भौगोलिक, यानी जब मध्य प्रदेश से वो छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को इसका क्या हो गया था? पुनर्गठन हो गया था, ये छत्तीसगढ़ से अलग हो गया था। उससे पहले क्या था कि जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं होता तब मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। मगर 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो सबसे बड़ा राज्य कौन निकल के आता? राजस्थान हो गया। तो मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर आ गया? दूसरे नंबर पर आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा है वो कितने राज्य जिलों से होकर गुजरती है? कितने जिलों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के कितने? 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से क्या निकलती है? कर्क रेखा गुजरती है। ओके। अगर पूछे कर्क रेखा किस पठार को मध्य से गुजरती है, यानी कौन सा पठार है मध्य प्रदेश का जिसके बीच में से कर्क रेखा गुजरती है, वो एक क्वेश्चन है IMP। इसे लिख लेना IMP क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें बच्चा ज्यादातर गलती करेगा, तो इसमें यही गलती करेगा कि कर्क रेखा ज्यादातर बघेलखंड के पठार लगा देगा या कोई और ऑप्शन लगा दे, जबकि एक कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के बीचों बीच से गुजरती है। आप देख लीजिए खुद, ये रहा मालवा का पठार, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा जैसे, और ये रहा मालवा का पठार इतने रीजन में, यहाँ से जाएगी कर्क रेखा। तो ये मालवा के पठार के किस में? मध्य में जा रही है। और जबकि नर्मदा घाटी कहाँ पर आएगी? ये एरिया में नर्मदा घाटी इस एरिया में रहेगी। ठीक है। बघेलखंड का पठार कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर रहेगा। ये कौन सा रहेगा? बुंदेलखंड। ये रहेगा आपका उत्तर भारत। सबसे बीच में कौन से पे जा रही है? मालवा के पठार से गुजर रही है बीचों बीच। अगर पूछ ले कि किन जो संभाग है उसके सारे जिलों से निकलती है, तो यहाँ पर एक पड़ता है भोपाल संभाग। कौन सा? भोपाल संभाग के 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। भोपाल संभाग के 5 जिलों से, याद रखना आपने। अगर पूछ ले कि कौन सा संभाग है जिसके पूरे जिलों से कर्क रेखा गुजर रही है, तो भोपाल संभाग है। ठीक है। अगर देख ले कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जस्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कर्क रेखा किन 2 भागों में विभाजित करती है मालवा के पठार को, इसको अब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसमें पूछा कि कर्क रेखा किस जिले से नहीं गुजरती है, तो ये ऑप्शन है MPPSC 2 बार पूछा गया। MPPSC 2021 में आया है और 2022 में भी आया है। ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 21 में भी आया, 22 में आया है। तो ये मध्य प्रदेश के कौन से? इंदौर से गुजरती है। कहां से? इंदौर से नहीं गुजरती है, बाकी भोपाल के सब जिलों से गुजरती है। उज्जैन के तो मालवा पठार को बीच में से काटती है, उज्जैन से गुजरेगी। और विदिशा भोपाल में आता है, तो विदिशा से भी गुजरेगी, क्योंकि भोपाल के सारे जिलों से गुजरती है। ठीक है, 5 जिलों से। आइए देखते हैं कर्क रेखा को। तो देखते हैं, आप लोगों को याद रखना है कर्क रेखा के 14 जिले: रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आप लोगों को ये जिले याद नहीं होंगे, आप गलती करोगे। तो आप लोगों को देखना है पहले तो शहडोल। अब इसमें क्वेश्चन निकल के आता है क्योंकि शाजापुर से भी कर्क रेखा गुजरती है। अगर क्वेश्चन दिया है शाजापुर, तो ये मत कहना कि शाजापुर से नहीं गुजरती है, क्योंकि हालांकि ये क्वेश्चन विवादित रहा है, शाजापुर से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका भी कोई तार्किक निर्णय नहीं दिया गया है आयोग के द्वारा, ना ही कोई MP वेबसाइट पर है, क्योंकि कर्क रेखा जब उस मैप में दिखाते हैं ना, तो मैप में शाजापुर से ऐसे टच होती है। ये आपका शाजापुर है इधर से, तो शाजापुर को टच करते हुए कर्क रेखा निकलती है। ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना, आपको देखना यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, स्पष्ट लिख के लाई हूं मैं कि परीक्षा में आप विकल्प के आधार पर उत्तर दें। ठीक है। विकल्प देख लेना वहां पर कि किसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसमें आंसर क्या है, तो वही आंसर लगाना है आपको।
अगर क्वेश्चन डिलीट होगा तो सबका डिलीट होगा, और गलत होगा तो सबका गलत होगा। तो आप लोगों को वहां पर ध्यान से क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। याद रखना 14 जिले रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ओके, अगर आप लोगों को मैं एक इंफॉर्मेशन दूं तो मेरी क्लास आ रही है हिस्ट्री की, तो जिन बच्चों को हिस्ट्री पढ़ना है मेरे से, तो मेरी क्लास डली हुई है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरी क्लास जितनी हिस्ट्री की है उन्हें देख लो। तो उसमें हड़प्पा सभ्यता को मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ इंपोर्टेंट रह गए हैं उनके स्थल वगैरह, उसका विस्तार देखने के बाद तो कल संडे रहेगा, तो कल हम लेके आएंगे महा मैराथन क्लास रहेगी हमारी जीके के लिए, जिसमें जीके के क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के सबसे ज्यादा, क्योंकि हिस्ट्री ही बच्चों को वैसी लगती है बहुत ज्यादा ओवर, यानी उसकी कंटेंट ना समझ में आना वहां की। तो हमारी हिस्ट्री पर जो क्लास आने वाली है कल, तो शाम को रहेगी। तो आप लोगों को अगर लगे तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर ज्यादा हुए या ये इसी वाली क्लास है ये ज्यादा आपकी आप लोगों ने शेयर की और इस पर व्यूज अच्छे आए, तो उस क्लास को मैं लाइव रख लूंगी, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, आप लोगों को लगे तो आप लोग शेयर कर देना, ना लगे तो जबरदस्ती थोड़ू ना आप लोगों पे। चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जिससे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, वो है सिंगरौली जिला। कौन सा? सिंगरौली जिला। तो चलिए आइए देखते हैं हम मैप पे। ये अपना मैप एमपी का मैप हो गया, और यहाँ पर अपना ये वाली जो मानक समय रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। कहां से गुजरती है? थोड़ा दूर होगी। यहाँ से ऐसे गुजरती है। तो यहाँ पर एक मध्य प्रदेश का जिला पड़ता है, उसका नाम है क्या? सिंगरौली। कौन सा जिला? सिंगरौली। तो मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरती है। तो आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जिससे कर्क रेखा गुजरती है वो है सिंगरौली। एमपीपीएससी और पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना। अगर पूछ ले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से निकलती है मानक समय रेखा? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। कहां से? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है सिंगरौली, जहां से गुजरती है, रीवा संभाग के अंतर्गत आती है। अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया बेटा घुमा के कि मानक समय रेखा किस संभाग से गुजरती है, वहां सिंगरौली आंसर नहीं लगाओगे, वहां लगाओगे रीवा। क्यों? उसने क्या पूछा? संभाग, तो वहां लगाना है रीवा आंसर, ध्यान रखना। ओके, आइए हम मध्य प्रदेश की चोटी देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियां, तो भाई हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की चोटियों को। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछ गई है, वो कौन सी है? धूपगढ़ है। आइए नीचे घूमते हैं और चोटियां पकड़ के खींचते हैं। और आप लोगों को बता दें कि जबरदस्ती चोटी नहीं खींचना ना, तो पकड़ के दुकान में देखो हाल से ही है जाओगे, आज हमारी चोटी खींचे होगी। देख लेना, जो सबसे घर में कमजोर हो उसकी चोटी खींच लेना, वो भी बच के, ना तो छोटा भी ना गिनेगा, वो भी दो झाड़ देगा। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी धूपगढ़ है। और अगर पूछ ले महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी कौन सी है? धूपगढ़ है। ओके, याद रखना। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, वो है अमरकंटक। कौन है? अमरकंटक। और राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, वो है चूलागिरी। कौन सी है? चूलागिरी। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है चूलागिरी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है, वो है कौन सी? सिद्धवा। कौन है? सिद्धवा बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी। उसने एक और क्वेश्चन पूछा कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सिगार। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, वो सद्भावना। कौन सी? सद्भावना विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है।
मध्य भारत पठार या ग्वालियर पठार या चंबल के पठार की सबसे ऊंची चोटी है टोगरा या श्योपुर में। तो आप लोगों से मेरा एक सजेशन है, अगर आप लोगों को बताना मुझे कमेंट में, कि मेरा एक मन है कि आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वो मैप के द्वारा समझाऊं तो, और ऐसा रखूंगी कि संडे को आप लोग एमसीक्यू लगा लिया करेंगे संडे को पूरे को, और बाकी हम डिटेल में लेके चलेंगे मैपिंग के द्वारा, क्योंकि ज्योग्राफी है जितनी वो मैपिंग से समझ में आएगी उतनी किसी से नहीं समझ में आएगी। तो आप लोगों को बताना कि आप लोगों को क्या सजेशन है, कि आप लोगों को इससे ही पढ़ना है या मैप से पढ़ना है, किससे क्या पढ़ना है, तो बताना मुझे कमेंट में, तो वैसा ही मैं कर लूंगी। मेरे हिसाब से तो डिटेल में ही जाना ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ में। फिर आप लोगों का क्या रहता है। सिंगरौली और अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। सिंगरौली में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, नहीं होगा। अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे पहले क्यों होगा, क्योंकि सिंगरौली में पहले होगा, अलीराजपुर इधर है। ये हमारा मैप, और इधर ये हो गया सिंगरौली, ये हो गया अलीराजपुर। अब यहाँ पर सूर्य उदय होगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा, सिंगरौली में, उसके बाद कहाँ जाएगा, अलीराजपुर में। और इसको जाने के लिए कितना टाइम लगता है, 34 मिनट का टाइम लगता है। अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि सूर्य अस्त सबसे पहले कहाँ पर होगा, तो सूर्य उदय जहाँ होगा तो सूर्य अस्त सबसे पहले कहाँ होगा, सिंगरौली में, और सबसे लेट कहाँ पर होगा, अलीराजपुर में। अलीराजपुर में 34 मिनट लेट सूर्य अस्त होगा और सिंगरौली में 34 मिनट पहले हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि सिंगरौली में सूर्य योद्धा आधे घंटे पहले होगा। ओके, याद रखना आंसर सी, सूर्योदय पहले होगा आधे घंटे। आप लोगों को ये डिटेल मैंने बता दी, पढ़ने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वो कौन सा है, माच्य। कौन है माच्य, इसके प्रसिद्ध कौन है, ओम प्रकाश और सिद्धेश्वर सेन, इसके प्रमुख क्या रहे हैं, कलाकार रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ओम प्रकाश शर्मा किसके प्रमुख हैं, तो माच्य नाट्य के, किसके, किस नाट्य के, माच्य नाट्य के प्रमुख है। एक क्वेश्चन पूछा गया एमपीपीएससी में, आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन ये वाले पूछा गया है तो आईएमपी लगा के रखना है इस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, 5 है। वर्तमान में पूछा, अगर वो पूछ ले कि अविभाजित मध्य प्रदेश की, अविभाजित मध्य प्रदेश की, तब मध्य प्रदेश में कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और वो पूछ ले कि वर्तमान मध्य प्रदेश में राज्यों की संख्या कितनी, तब 5 मानेंगे। अविभाजित मध्य प्रदेश की कितनी है, अविभाजित मध्य प्रदेश की संख्या है वो कितनी थी, 7 थी। तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए हम देख लेते हैं एक बार मैप पे। क्योंकि मैप मुझे ज्यादा सफाई से बनाना नहीं आता है, आप लोगों को आता हो, आप लोग ट्राई करना। तो यहाँ से यहाँ तक लगेगी, जो सीमा लगती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है, राजस्थान। ये यहाँ से यहाँ तक सीमा बनाता है राजस्थान, और यहाँ से सीमा बनाने लगेगा कौन, गुजरात। ये वाली सीमा किसकी रहेगी, गुजरात की। यहाँ तक सबसे कम सीमा मध्य प्रदेश से गुजरात बनाता है, कौन, गुजरात बनाता है सबसे कम सीमा। और यहां से लेकर यहां तक चले जाओ तो ये रहेगा कौन, महाराष्ट्र रहेगा। यहां से लेकर पूरा यहां तक कौन रहेगा, ये महाराष्ट्र रहेगा। और इधर देखते हैं हम, तो इधर चले जाएंगे हम, यहां से यहां तक रहेगा तो वो रहेगा छत्तीसगढ़। इधर से छत्तीसगढ़ रहेगा इधर, और इधर आ जाएंगे यूपी। यूपी सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। अगर पूछ ले कि सबसे कम सीमा कौन बनाएगा, तो सबसे कम सीमा बनाएगा वो बनाएगा गुजरात, सबसे ज्यादा सीमा बनाएगा यूपी। यूपी सर्वाधिक सीमा बनाएगा और सबसे कम सीमा बनाता है कौन, गुजरात। ओके, ये मैंने पूरा समझा दिया, आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत है। देख लेते तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, और दक्षिण में अकेला कौन है, महाराष्ट्र सीमा बनाता है।
आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित दो राज्यों का उल्लेख कौन सा। तो मध्य प्रदेश में दो मध्य प्रदेश के राज्य हैं। तो दक्षिण में मध्य प्रदेश में पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे लगा है कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे लगा है आंध्र प्रदेश। तो ये कौन से मध्य प्रदेश के दक्षिणतम राज्य है। ठीक है, ये कांस्टेबल पुलिस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों के में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, थोड़ा डीप में रहते हैं, तो आप लोगों को ऊपर पढ़ के नहीं भागना है। तो हमारा सजेशन है कि हमें डिटेल में पढ़ना ज्यादा ठीक रहेगा। एमसीक्यू हम बाद में लगा लिया करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल है, जो मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है? दक्षिण में। और उत्तर में स्थित है वो राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तर में। और पूछ ले दक्षिण में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश के किस में? पूरब में। और मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य कौन से? गुजरात और राजस्थान है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूरब में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात और दक्षिण में कौन से? महाराष्ट्र की सीमा लगती है। आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? कहां पर है पृथ्वी का केंद्र बिंदु? बरसाली, बैतूल में पृथ्वी का केंद्र बिंदु बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो मंगलनाथ मंदिर को मानते हैं। इसमें क्वेश्चन गलत है, मंगलनाथ मंदिर को। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे मानते हैं हम? पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को मानते पृथ्वी का केंद्र बिंदु। ओके, अगर पूछ ले भारत के भौगोलिक का मध्य बिंदु, यानी भारत के मध्य बिंदु कौन सा है? वो मनोहर ग्राम, करौंदी, कटनी में भारत के भौगोलिक का मध्य बिंदु कहां पर है? करौंदी में। अखंड भारत का केंद्र बिंदु पूछे तो बरसाली, बैतूल में अखंड भारत का केंद्र बिंदु। ये क्वेश्चन कर लिया है, तो इसका आंसर होगा कौन? करौंदी में। ये राज की मछली का मैंने कर लिया है, अब दोबारा नहीं बता रहे आप लोग। चलो ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। राज की मछली का नाम महासीर है। इसका वैज्ञानिक टोर पिपिटोरा है। प्रजाति टोर है। बहुमूल्य क्षेत्र नर्मदा नदी, खरगोन और खंडगा है। घोषित कब किया है? 2011 में इसको घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए हम चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को, क्योंकि ये तो हमने कर लिया। मध्य प्रदेश की राज की मछली महासीर किस प्रजाति की? टोर पिपिटोरा। कौन सी? टोर पिपिटोरा प्रजाति की है। कौन सी? टोर पिपिटोरा। इसका आंसर गलत है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा? शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है कौन सा? शहडोल। चंबल है जो मध्य प्रदेश का कौन सा? उत्तरी संभाग है। कौन सा? उत्तरी संभाग मध्य प्रदेश का कौन सा है? चंबल। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है शहडोल, और सबसे जनसंख्या में भी सबसे छोटा कौन है? शहडोल है। ठीक है, अभी न्यू अपडेट आया है, तो उसमें देख लेना आप लोग एक बार डाटा। अगर छोटा संभाग पूछे तब तो शहडोल ही रहेगा। अगर छोटा जिला पूछ ले सबसे छोटा, तो अभी पांडुरना माना जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने वेबसाइट पे चेक किया है, मगर फाइनली कोई वेबसाइट नहीं आई है, क्योंकि पांडुरना का जो भौगोलिक विस्तार है वो कम है। और सबसे बड़ा संभाग है वो जबलपुर है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, जनसंख्या में सबसे बड़ा इंदौर है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? जबलपुर है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है? यानी पूछ रहा है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से सीमा साझा करने वाला कौन सा है? वो है हरदा। आंसर इसमें गलत है, वो कौन सा है? बालाघाट। कौन सा? बालाघाट। उसमें कौन सा सीमा साझा कर रहा है? बालाघाट। ओके, तो देखते हैं हम। ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा छत्तीसगढ़, ये एरिया यहाँ पर है कौन? बालाघाट। बालाघाट। इधर से छत्तीसगढ़ की सीमा जाती है, इधर से महाराष्ट्र की सीमा जाती है, तो बालाघाट मध्य प्रदेश के दोनों राज्यों से सीमा साझा करता है। ओके, चलिए हम देखते हैं कि झाबुआ किससे सीमा साझा करेगा? तो गुजरात और राजस्थान से। ठीक है, देखिए, चलिए आइए एक बार मैप बना लूँ, कि मैप से जितना समझ में आता है उतना किसी से नहीं समझ में आता।
चलिए हम देखते हैं। तो आपका ये हो जाएगा झाबुआ, इधर ये हो गई बुआ आपकी, बुआ हो गई। ये हो गया मुरैना, यहाँ रहते हैं हम। आप लोग कहाँ रहते हो आप लोग बताना। ये हो गया शिवपुरी इधर। ये है आपका सिंगरौली। इधर रहेगा आपका बालाघाट, इस रीजन में बालाघाट। इधर आपका रहता है अलीराजपुर। कौन रहेगा? अलीराजपुर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इधर आपका आता है राजस्थान। कहाँ से? यहाँ से राजस्थान रहेगा आपका। ये रहा आपका कौन सा? राजस्थान, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से चलेंगे तो ये चलेगा अपना गुजरात। यहाँ से गुजरात चलेगा, ये रहा। यहाँ तक गुजरात की सीमा चलेगी। अब यहाँ से सीमा चालू हो जाएगी किसकी? महाराष्ट्र की। कहाँ तक? यहाँ तक। अब यहाँ से सीमा चालू हो जाएगी किसकी? छत्तीसगढ़ की, यहाँ तक। और यूपी की सीमा यहाँ से चालू हो जाएगी, मुरैना से लगा के पूरे सिंगरौली तक, यहाँ तक। ठीक, अब ये शिवपुरी जिला है तो ये राजस्थान से भी सीमा बनाएगा, इधर यूपी से भी सीमा बनाएगा। कौन सा? शिवपुरी। मुरैना राजस्थान से भी सीमा बना रहा है, और गुजरात से यूपी से भी सीमा बना रहा है। कौन? मुरैना। ठीक है, मुरैना की सीमा कहाँ से लग रही है? राजस्थान से भी लग रही है, क्योंकि राजस्थान जो चंबल नदी है धौलपुर से, तो इधर मुरैना है, उधर कौन सा? राजस्थान लग जाता है। और इधर जो मुरैना जिला है, मुरैना जिला के इधर अंबा से होते हुए यूपी की सीमा लगती है। ठीक है, अब आता है झाबुआ। तो झाबुआ में ये एरिया है ना, जो तो राजस्थान आ गया, इधर कौन सा आ गया? गुजरात आ गया। और यहाँ पर ये अलीराजपुर में, इधर महाराष्ट्र की सीमा आ गई, इधर गुजरात की सीमा आ गई। किसमें? अलीराजपुर में। तो अलीराजपुर किससे सीमा बना रहा है? याद रखना, गुजरात और महाराष्ट्र। लिखो गुजरात महाराष्ट्र। झाबुआ राजस्थान और गुजरात, राजस्थान गुजरात। ठीक है, बालाघाट महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, सिंगरौली छत्तीसगढ़ यूपी। शिवपुरी और मुरैना दोनों किससे बनाएंगे? राजस्थान और यूपी। किससे? राजस्थान और यूपी। कौन? शिवपुरी और मुरैना। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? आगे चलूं? चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने बिल्कुल समझा दिया पूरा डिटेल में। अब आपको किसी को कोई प्रॉब्लम? ये पूछ रहा है राजस्थान और गुजरात दोनों, राजस्थान और गुजरात कौन है? झाबुआ। आबुआ नहीं, झाबुआ। आंख बंद करो, लगाते चलो, मैप को दिमाग में रखो। अब आ गया मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अन्य दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो अभी मैंने कौन सा बताया? अलीराजपुर। गुना करता है? नहीं। छतरपुर नहीं। अनूपपुर नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल 2016 में, एमपीपीएससी 2010 में। आप लोगों को मैप बिल्कुल दिमाग में याद रखना है। अब आ गया क्वेश्चन की मध्य प्रदेश सर्वाधिक जो सीमा साझा करते हैं किस राज्य से करता है? उत्तर प्रदेश से। कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 14 जिले। कितने? 14 जिले सीमा साझा करते किससे? उत्तर प्रदेश से। न्यूनतम सीमा किससे लगती है? गुजरात से। किससे लगती है? गुजरात से। अब ये क्वेश्चन आ गए मध्य प्रदेश के, रहेंगे हमारे मुख्यमंत्री से। तो उसके क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान के तो उतने ही हो गए। अब हम इधर देखेंगे मध्य प्रदेश के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री वो कैलाश चंद्र जोशी हैं। इनका मध्य प्रदेश में सबसे कम कार्यकाल रहा है, सबसे कम कार्यकाल, मात्र 13 दिन तक। कितने? 13 दिन के बाद, क्योंकि भ्रष्टाचार अधिक होने के कारण उन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया? इस्तीफा
दे दिया। उसके बाद एक कभी भी राजनीति में नहीं आए, कभी भी याद रखना कि कैलाश चंद्र जोशी कभी भी राजनीति में नहीं आए, कभी भी। ओनली 13 दिन तक ये क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। वैसे अगर पूछे कि व्यक्ति के रूप में, उससे पहले अगर एक दिन के लिए रहे हैं वो अर्जुन सिंह रहे हैं, मगर अर्जुन सिंह ने कार्यकाल 5 साल पूरा किया हुआ है, उन्होंने एक दिन के लिए, उनकी सरकार गिरने के बाद वो एक दिन के लिए रहे हैं, और ये 13 दिन के लिए रहे हैं अगर व्यक्ति के रूप में। क्योंकि आपको आंसर देख के लगाना है आपको कि क्वेश्चन क्या पूछा, उसका आंसर क्या दिया, तब आपको, अगर अर्जुन सिंह लिखा हुआ तो आपको अर्जुन सिंह आंसर देना है, और आपको कैलाश चंद्र जोशी लिखा है तो ये वाला आंसर देना, ठीक है। वो आपको आंसर सोच समझ के देना, ऐसे नहीं देना। चलिए आप लोगों की डिटेल देखें। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, रविशंकर शुक्ल है। कौन है, रविशंकर शुक्ल। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती है। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र है, जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा है। किनका, राजा नरेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन सर्वप्रथम आधिपत्य कब हुआ था। देखते हैं मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का जो पहली बार आगमन होता है वो कब होता है, तो वो होता है 11 दिसंबर 1853 को। किनके, नागपुर में। नागपुर में। नागपुर में शासक कौन कर रहे हैं, भोंसले कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, भोंसले शासक कर रहे हैं नागपुर में। मराठाओं के यहाँ पर पहली बार आधिपत्य होता है मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर 1853 को। क्वेश्चन याद रखना, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में अंग्रेजों का आगमन पहली बार कब हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है कि उस समय पर भोंसले शासक कर रहे कौन, रघोजी तृतीय। कौन, रघोजी तृतीय के पश्चात मराठा कमजोर शक्ति हो जाती है, मराठाओं की क्या हो जाती है, शक्ति कमजोर हो जाती है। यहाँ पर शासन किसका आ जाता है, अंग्रेजों का। कहाँ पर, दक्षिणी पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश के इस रीजन में, नागपुर से लेकर इतना भी जितना भी रीजन है, ये महाराष्ट्र का रीजन है, इधर होते हुए किनका शासक आ गया मध्य प्रदेश में, सॉरी ये वाले रीजन में, इधर ये वाले रीजन में किनका शासक आ जाएगा, आपके अंग्रेजों का। किनका, अंग्रेजों का। उस समय पे मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को याद है छत्तीसगढ़ लगा के आपका पूरा महाराष्ट्र एरिया, तो यहाँ पे पूरा सेंट्रल प्रोविंस था, तो मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा विस्तार था। तो सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एक रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है, तो कौन सी है, एक रियासत है मकड़ाई। इसका कहां पर, हरदा में। कहां पर, हरदा में, मकड़ाई में। ये तीनों रियासत कहां पर चली गई, छत्तीसगढ़ में। कहां पर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मध्य प्रदेश की एक रियासत है ओनली जो मकड़ाई हरदा में है, जो सेंट्रल प्रोविंस के प्रमुख क्षेत्र है। चलो देखते हैं, मैंने बता दिया जितने आपकी काम का वो मैंने बता दिया, बाकी ये सब कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है। अभी मैंने बताया था कि भिंड, भिंड बिल्कुल यूपी से लगा हुआ है, बिल्कुल करेगी। शिवपुरी की बिल्कुल करेगी। श्योपुर की नहीं करती क्योंकि श्योपुर इस रीजन में पड़ता है। श्योपुर, श्योपुर की करेगी अपने राजस्थान में। किस पे, राजस्थान में। इधर पड़ता है श्योपुर, यहाँ पड़ता है शिवपुरी। शिवपुरी इधर से लेके राजस्थान से भी बनाएगा, उधर यूपी से भी बनाएगा। देखना उसने आंसर शिवपुरी भी दिया है, श्योपुर भी दिया है। और ये कब का है, 2021 में। किसमें पूछा गया है, पुलिस एग्जाम में। ध्यान रखना क्वेश्चन वो ऐसा घुमाएगा, आंसर भी उसी तरीके से देगा कि आप भूल जाओगे। याद रखना श्योपुर की सीमा नहीं लगती, सतना की बिल्कुल लगेगी, रीवा की बिल्कुल लगेगी। ये रीवा सतना से पूरा झांसी वगैरह ये एरिया लगता है आपका, ठीक है। दतिया की भी लगती है यूपी से। तो हो गया क्वेश्चन, आगे चलो। अब देख लें यूपी से लगे राज्य, तो यूपी से लगा है मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली। ये कहां से लगे हैं, यूपी से लगे हुए हैं। तो ये एरिया में, तो यहाँ पर है मुरैना आपका, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका भिंड, ये रहा, ये आपका आ गया दतिया, ठीक है। ये आपका दतिया आ गया,
ये आ गया आपका शिवपुरी, ये है अशोकनगर, यहाँ पर है सागर, ये आपका टीकमगढ़, इधर है आपका निमाड़ी, आपका इधर छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, ये रीवा से अलग होके आ गया मऊगंज, और यहाँ पर आ गया सिंगरौली, यहाँ पर आ गया क्या सिंगरौली। ये किससे सीमा बना रहे हैं? यूपी से। किससे सीमा बना रहे हैं? यूपी से। आगे चलें। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? आंख बंद करके लगा दो, राजकीय नृत्य कौन सा है? राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। कितना सरल क्वेश्चन है, मगर फिर भी यूपी आरक्षक में पूछा गया 2016 में। अगर पूछ ले कि राई कहां पर किया जाता है, तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में किया जाता है। कौन सा? राई नृत्य। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? ज्ञानेश्वरी। कौन है? ज्ञानेश्वरी राम सहाय पंडित। इसके राई के प्रमुख क्या है? कलाकार हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना? 236 है। कितना? 236 मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व। अगर पूछे सर्वाधिक घनत्व कहां पर है? भोपाल में। कितना? 855। याद रखना 855 सर्वाधिक घनत्व मिलेगा आपको भोपाल में। ठीक है। सर्वाधिक घनत्व आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में। और सबसे कम घनत्व आपको कहाँ मिलेगा? डिंडोरी में। कहां पर मिलेगा? डिंडोरी में। मध्य प्रदेश की राज की फसल कौन सी है? तो राज की फसल है आपकी सोयाबीन। मध्य प्रदेश की राज की फसल है सोयाबीन। सोयाबीन मध्य प्रदेश की क्या है? राज की फसल है। चलिए आइए इसके महत्वपूर्ण देख लेते हैं तथ्य। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र मालवा है। उत्पादक जिले धार और उज्जैन है। वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया प्रदेश भी कहते हैं। किसको? मध्य प्रदेश को। अगर पूछे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम। मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय खेल है। जैसे 2013 में राजकीय खेल का दर्जा दिया गया किसके? मध्य प्रदेश के राजकीय खेल को। तो ये कहां पर खेला जाता है कि मध्य प्रदेश में मलखम अकेडमी कहां पर है? उज्जैन में। मलखम के लिए मध्य प्रदेश को कौन सा पुरस्कार देते हैं? प्रभास ज्योति पुरस्कार देते हैं मध्य प्रदेश में मलखम के लिए। आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश को किस वर्ष राजधानी बनाया गया था? भोपाल को। तो मध्य प्रदेश के भोपाल को किस वर्ष राजधानी बनाया गया था? वो 1972 में। कब? 1972 में मध्य प्रदेश को, सॉरी गलती हो गई, 1956 में बनाया गया था। 1972 में मध्य प्रदेश किससे अलग होता है? सीहोर से। सीहोर से भोपाल को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है 1972 में। और राजधानी कब बनाते? 1956 में। और जबलपुर को राजधानी बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाले थे, यानी भोपाल को राजधानी ना बनाया जाए, जबलपुर को राजधानी बनाया जाए। तो इसके लिए जबलपुर को जब राजधानी बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित किया था, तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, कि भोपाल को राजधानी ना बनाते हुए जबलपुर को राजधानी बनाया जाए। ओके। भोपाल का नामांकन वो राजा भोज के नाम पर होता है। और सीहोर की तहसील भोपाल को मध्य प्रदेश की क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। नवंबर 1956 को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से अलग करके भोपाल की क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? तो राजकीय फल और हम सबका प्यारा फल कौन है? आम। कौन है? आम। आम का सीजन चल रहा है, खूब जूस बना के पियो। आइए देखते हैं कि वानस्पतिक नाम क्या है। मैगी फेरा इंडिका इसका वानस्पतिक नाम है। इसका ये कहां पर मिलेगा? संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलेगा। आम की प्रमुख प्रजातियां वो नूरजहां अलीराजपुर में मिलेगी, सुंदरजहां आम रीवा में मिलेगा। क्वेश्चन ये वाला पूछा गया कि नूरजहां आम की प्रजाति कहां पर मिलती है? अलीराजपुर जिले में मिलती है। और सुंदरजहां की आम कहां की मिलेगी? रीवा में मिलेगी। तो आज हम क्वेश्चन रखेंगे 50, और क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है, और कल हम और देखेंगे। फिर कल संडे है, कल हम क्लास नहीं लाएंगे, मंडे को हम लेके आएंगे। तो मंडे को देखेंगे, ज्यादातर डिटेल में क्लास रहेगी। ठीक है।
वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की कितनी संख्या है? तो 55। आंख बंद करके लगा दो। संभाग कितने हैं? 10। ये सारे क्वेश्चन है वो लगभग में रहते हैं। तो जैसे आपको मध्य प्रदेश जिला, ये तो सही रहेगा। विकास खंड कितने? 33। तहसीलें कितनी है? 443। ग्राम पंचायत अगर उसने 2400 लिख दिया तो गलत नहीं है, 2424 का आंसर हो सकता है। और क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि इनमें परफेक्ट डाटा नहीं मिलता है, तो कोई वेबसाइट 22 बताती है, कोई 23 बताती है, कोई 50 बताती है, तो इसीलिए 2400 आपको याद रखना है। और नगर निगम कितनी हो गई है? 17 हो गई है। न्यू नगर निगम बनी है, वो भिंड को नगर निगम बनाया गया है। ठीक है। नगर पालिकाएं कितनी है? 99 है। कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? 54,903। तो आपको 5500 भी आ जाए, 55,000, तो भी आपको याद रखना है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? अभी बताया क्वेश्चन, 17। अगर क्वेश्चन आ गया, देखो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? क्या लिखा है उसमें? लगभग। संशोधित प्रश्न है, कितना? 2400। ठीक है। उसने पूछा है कि मध्य प्रदेश में कितनी तहसील हैं, तो अभी मैंने जस्ट बताया कितनी है, 436 मध्य प्रदेश में तहसील है। और आज का ये अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसको का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट में देना, और जो भी बच्चा इसका कमेंट में आंसर सही देगा तो उसका कल मैं स्क्रीन पर नाम लेकर बताऊंगी कि इसने ये आंसर बिल्कुल सही दिया है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। क्लास को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट में लिखना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो हम क्लास को यहीं पर आज रखते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, 100 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी अगली क्लास आने वाली है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो, आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है मेरे से, तो हमारी क्लास आने वाली है, तो आप लोगों को इसको जरूर ज्वाइन करना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।